हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल केटी इकोनॉमिक्स पे। आई होप कि आप सब अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और बीपीएससी का एग्ज़ाम का डेट भी आ गया है, तो उसके लिए आपके पास समय बहुत कम है। बहुत अच्छे से अपना प्रिपरेशन कीजिए। ऑल द बेस्ट आप सबको। और मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैं इकोनॉमिक्स से नेट क्वालिफाइड हूँ और अभी बीपीएससी पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए सिलेक्टेड हूँ। तो मुझे जितना समय मिल रहा है उस हिसाब से मैं चाहती हूँ कि मैं आप सबकी थोड़ी मदद कर पाऊँ, और इसीलिए मैं आप सबके लिए क्वेश्चन लेकर आ रही हूँ ताकि क्वेश्चन के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूँ और एक क्वेश्चन से आप उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं तो उसको आप सॉल्व कर पाएँ। इसलिए मैं केवल क्वेश्चन का आंसर नहीं करवाती हूँ, क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी करती हूँ। आई होप कि आप सबको पसंद आ रहा हो। अगर पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और मुझे भी अच्छा लगेगा। और चैनल को बढ़ाइए, थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को शेयर करिए। और लाइक नहीं करते हैं आप सब, लाइक भी करिए चैनल को। ठीक, जो मैं सारे जितने भी क्वेश्चन मैं करा रही हूँ ने ये हर एक पीजीटी और टीजीटी एस्टेट सब एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और मैं अभी खास करके इसको बीपीएससी और टीजीटी, बीपीएससी में पीजीटी और टीजीटी का जो एग्ज़ाम है उसको ध्यान में रखकर बना रही हूँ। बट ये हर एक पीजीटी के लिए इम्पॉर्टेंट है आपका, या डी ट्रिपल एस बी हो या फिर केबीएस एनपीएस हो, यूपी पीजीटी हो, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इफ़ द डिमांड फॉर मनी इज परफेक्टली इंटरेस्ट इन इलास्टिक द एलम कर्व विल बी। इसमें पूछ रहा है कि यदि मुद्रा की मांग पूर्णतः ब्याज लोच निरपेक्ष है, यानी कि उससे उल्टा है, यानी इन इलास्टिक है, ठीक है, तो तरलता मुद्रा वक्र क्या होगा। इसमें पूछ रहा है कि यदि मुद्रा की मांग पूर्णतः ब्याज लोच निरपेक्ष है तो तरलता मुद्रा वक्र कैसा होगा। तो इसका हो जाएगा आंसर आपको वर्टिकल होता है एलएम कर्व इस समय ऐसे। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा इसका आंसर। 317, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड जो लिंकेज है वो किसने दिया था। तो फॉरवर्ड बैकवर्ड किस में होता है, वो होता है अनबैलेंस्ड ग्रोथ में, उस चैप्टर में आपको पढ़ना है। तो ये दिया था आपको हर्षमैन ने, ठीक है, सेकंड हो जाएगा इसका आंसर। आपको डेवलपमेंट से भी क्वेश्चन आएगा, हर एक पार्ट से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा और समय आप लोगों को इतना कम दिया जा रहा है। नेक्स्ट है रिटर्न्स टू स्केल रिफर टू चेंज इन आउटपुट व्हेन। इसमें पूछ रहा है कि पैमाने के प्रतिफल के संदर्भ में उत्पादन परिवर्तन क्या दर्शाता है। तो ये दर्शाता है आपको रिटर्न्स टू स्केल। इसमें हो जाएगा कि लॉन्ग रन होगा तो क्या होगा, ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल हो जाएगा। तो रिटर्न टू स्केल जब भी होता है, एक आता है रिटर्न्स टू फैक्टर, तो उसमें क्या होता है, एक ही वेरिएबल होता है आपका, उसमें लेबर वेरिएबल होता है और कैपिटल जो है वो आपका कांस्टेंट रहता है। तो 314 का फर्स्ट हो जाएगा। इसमें ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर चेंज इन द सेम प्रोपोर्शन। इसमें इसमें लेबर और कैपिटल जो है वो दोनों चेंज होता है, फर्स्ट हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेबी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर, मतलब सेबी जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो देखिए सबसे पहले तो सेबी आया कब तक था, तो 1992 में आया था। और ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है इम्प्रूविंग द अर्निंग ऑफ शेयर होल्डर, ये शेयर होल्डर के जो अर्निंग होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। तो इसमें 4 हो जाएगा। लाफर कर्व मेजर्स, तो ये पूछ रहा है कि लाफर कर्व क्या मापती है। तो लाफर कर्व जो है वो मापती है रिलेशनशिप बिटवीन, यानी कि रिलेशन बिटवीन टैक्स रेट एंड टैक्स रिवेन्यू, कितना टैक्स रेट होता है और कितना टैक्स रिवेन्यू उससे प्राप्त होता है उसके बारे में, यानी कि 4th हो जाएगा। 335 जो है वहाँ पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज बेस्ड ऑन ऑल द डाटा और ऑब्जर्वेशन, यानी कि कौन सा
किरण का माप सभी अवलोकन आंकड़ों पर निर्धारित मतलब आधारित होता है। तो इसमें क्या होता है, ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, 2 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि एवरेज प्रोडक्ट इज मैक्सिमम व्हेन। पूछ रहा है कि एवरेज प्रोडक्ट जो है वो कब मैक्सिमम होता है। तो जब मार्जिनल प्रोडक्ट इक्वल होता है एवरेज प्रोडक्ट के, तब ही एवरेज प्रोडक्ट जो होता है वो मैक्सिमम होता है। मतलब दोनों जब बराबर हो जाएगा, मान लीजिए ये हो गया और ये यहाँ से जाता है, थोड़ा सा सिर्फ नहीं तो यहाँ जब जाता है ना, तब एवरेज प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम होता है। 345 इसमें पूछा गया है कि एंटिसिपेशन ऑफ एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन विल कॉज। ये पूछ रहा है कि मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि की आशंका से क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा रिडक्शन इन द नॉर्मल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द लॉन्ग रन। क्या होगा, दीर्घकाल में बेरोजगारी की दर जो है वो कम हो जाएगी। थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। ये आप सभी जानते हैं कि जो इन्फ्लेशन होता है और जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, रिवर्स होते हैं। मतलब कि जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारा अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा, लेकिन जब इन्फ्लेशन घटेगा तो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ेगा। तो इसका 345 का आंसर हो जाएगा आपको थर्ड नंबर। इसको फ्लिप्स कर्व में ही दर्शाया गया है कि जब अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ता है तो क्या होता है, इन्फ्लेशन जो है वो घटता है, और जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो अनएम्प्लॉयमेंट घटता है। अब 343 है, उसमें बोला गया है कि मार्शल लर्नर कंडीशन शुड बी फुलफिल इफ डिवैल्यूएशन इज टू बी सक्सेसफुल। ठीक है, यदि अवमूलन सफल होना है तो मार्शल लर्नर शर्त पूरी होनी चाहिए। दूसरा कहता है कि डिवैल्यूएशन, तो मार्शल लर्नर कंडीशन क्या होता है कि जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होता है वो ग्रेटर देन होता है 1 से, तभी ये फुलफिल होता है। दूसरा होता है कि डिवैल्यूएशन जो होता है डिवैल्यूएशन मैक्स एक्सपोर्ट कॉस्टली एंड इम्पोर्ट चीपर। तो इसमें दूसरा जो है ना, ये गलत है, गलत, क्योंकि जब डिवैल्यूएशन होता है तो चीज़ें जो हैं वो कॉस्टली नहीं होती हैं, वो सस्ती हो जाती हैं। क्योंकि इसका हो जाएगा सेकंड, ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट। अब आता है 313, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस रिफर्स टू अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा आउटपुट सिक्योर्ड बाय। तो पूछ रहा है कि परिवर्तनशील अनुपातों का नियम अतिरिक्त उत्पादन की मात्रा को कब दर्शाता है। तो ये हो जाएगा कि जब इंक्रीजिंग क्वांटिटीज ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर टू अदर फिक्स फैक्टर, यानी कि परिवर्तनशील जो साधन है कि मात्रा की वृद्धि की जाए परंतु दूसरे साधन को स्थिर रखा जाता है, तब ये हमारा लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये शॉर्ट रन दर्शाता है। शॉर्ट रन में एक ही वेरिएबल जो है वो चलता है और दूसरा जो है वो फिक्स्ड रहता है। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। 308, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन जो है वो इनकरेक्ट है। तो मैं सभी को नहीं पढ़ती हूँ, जो इनकरेक्ट है उसको बता देती हूँ। इसमें पहला हो जाएगा, इसमें बताया जा रहा है कि इफ़ टू डिमांड कर्व आर लीनियर एंड पैरेलल टू ईच अदर देन एट अ पर्टिकुलर प्राइस द कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी वुड बी सेम ऑन डिफरेंट डिमांड कर्व। इसमें कहा गया है कि यदि दो मांग वक्र जो है वो रेखीय और एक दूसरे के समानांतर है, तब एक विशेष कीमत पर गुणांक की लोच विभिन्न मांग पर वक्र पर एक समान होगी, जो कि गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको फर्स्ट। अब सेकंड देखते हैं, मतलब 315 देखते हैं, जिसमें पूछा गया कि व्हेन द सप्लाई ऑफ कमोडिटी डज नॉट चेंज एट ऑल irrespective of any change in its price।
व्हाट विल बी द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कर्व। इसमें बोला गया वस्तु की कीमत में परिवर्तन आने पर, उसकी पूर्ति में कोई परिवर्तन ना आने पर पूर्ति का जो लोच है यानी कि सप्लाई जो है उसका जो इलास्टिसिटी है वो क्या है, व्हाट विल बी द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो ये हो जाएगा परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई यानी कि सेकेंड। आई होप कि हिंदी वाले को कोई प्रॉब्लम ना हो रही हो, क्योंकि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको पढ़ रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है कि 359 है। इसमें पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। ये पूछ रहा है कि वित्तीय क्षेत्र के सुधार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, फाइनेंशियल सेक्टर के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा सत्य है। तो इसमें जो है वो फर्स्ट हो जाएगा। देखिए फर्स्ट कैसे होगा कि ए और बी दोनों ही करेक्ट है। इसमें फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स मेनली रिलेट टू द बैंकिंग सेक्टर, ये सही है, बैंकिंग सेक्टर से रिलेट है। दूसरा है कि फाइनेंशियल सेक्टर जो है रिफॉर्म्स मेनली रिलेट टू द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, उससे भी रिलेटेड है। ठीक है, इसमें है कि वित्तीय क्षेत्र में मुख्य रूप से बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है, वित्तीय क्षेत्र मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा बाजार से संबंधित है। बट सी और डी है कि वित्तीय क्षेत्र में मुख्य रूप से शहरीकरण से संबंधित है, ये गलत है। शहरीकरण से कोई संबंध नहीं है इसका, मतलब डायरेक्ट में तो कोई संबंध नहीं है इसका, तो इसीलिए ए एंड बी हो जाएगा फर्स्ट। और चौथा है कि वित्तीय क्षेत्र जो है वो कृषि से संबंधित सुधार से संबंधित है, ये भी गलत है। अब आता है कि आपको मिलान करना है कि किस राइटर ने किसके बारे में कहा था। तो पहले आते हैं हमारे हैमिल्टन एंड एफ लिस्ट। तो इन्होंने किसके बारे में बात की थी ये आपको सबसे पहले बताना है। तो हैमिल्टन ने बात की थी इन्फेंट इंडस्ट्री आर्ग्यूमेंट के बारे में, यानी कि शिशु उद्योग तर्क के बारे में। दूसरे हैं मार्शल लर्नर, उन्होंने बताया था लोच दृष्टिकोण के बारे में। ठीक है, यानी कि इलास्टिसिटी अप्रोच के बारे में। तीसरे हैं हार्बलर, जो बताते हैं हमारे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में। और चौथे हैं जो के विनर, वो क्या बताते हैं, वो बताते हैं कि कैसे हमारा ट्रेड क्रिएशन और ट्रेड डाइवर्जन होता है। तो इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ये एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए इसको आप लोग इम्पोर्टेंट समझ के याद रखेंगे। और इसमें तो सिर्फ याद करने वाला है, इसमें बताने वाला कुछ भी नहीं है, समझाने वाला। 329 क्वेश्चन आता है जो पूछ रहा है कि द प्रीमाइज that benefit of economic growth will reach all sections of population is called। यह धारणा कि आर्थिक विकास का लाभ जनसंख्या के सभी वर्गों को पहुंचाया जाए, ये कौन सा ये है, कौन सा जो नियम है वो कहता है। तो इसमें हो जाएगा आपको 329 में थर्ड हो जाएगा, जिसको कहते हैं क्या, ट्रिकल डाउन इफेक्ट। ये कहता है द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ विल रीच ऑल सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि हर एक व्यक्ति के पास जो है वो बेनिफिट पहुंचना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, टिकल डाउन, यानी कि थर्ड हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में पूछ रहा है, अवसर लागत के बारे में, कि इसमें से कौन सा सत्य है। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में पहला पढ़ते हैं, जो कि द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एनीथिंग इज द अल्टरनेटिव दैट हैज़ बीन सेक्रीफाइस्ड। अवसर लागत किसी वस्तु के विकल्प का त्याग है। ये बिल्कुल सही है, फर्स्ट ही आपका सही है। ये बताता है कि देखिए क्या होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सीधा सीधा बताता है कि आपको एट द सेम टाइम दो काम के लिए आपको ऑफर मिलता है। ठीक है, देखिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझना है तो सबसे पहले, ये तो मैंने खैर अपने चैनल पे बहुत अच्छे से पढ़ाया भी है, 3 मिनट की एक वीडियो है, आप सर्च करेंगे केटी इकोनॉमिक्स पे तो आपको मिल जाएगी। लेकिन मैं यहाँ समझा देती हूँ कि एट अ सेम टाइम मतलब एक ही समय पे आपको दो ऑफर आते हैं, कि आपको जो है एक काम करने का मंथली इनकम जो है वो 60,000 दिया जाएगा, और एक काम करने का जो है वो आपको 20,000 दिया जाएगा। तो आप कौन सा चुनेंगे, 60,000 चुनेंगे, है ना।
आपने जो वो 20,000 वाला छोड़ दिया, तो जो छोड़ दिया ना वहीं आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि डिवेंचर क्या है। तो डिवेंचर जो है वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग ऑफ द कंपनी है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 2। कभी कभी आ जाएगा कि ये लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, तो इसका 2 हो जाएगा। कंपनी का दीर्घकालीन उधार होता है ये। नेक्स्ट है द कॉस्ट इनकर्ड बाय द फॉर्म इन हायरिंग लेबर इज कॉल्ड। मतलब कि एक फॉर्म द्वारा श्रम को भाड़े में रखने की लागत क्या होती है। 340 नंबर जो है उसका आंसर हो जाएगा एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो क्या होता है ये, जैसे कि आप लेबर रख रहे हो, ठीक है, उसका चार्ज दे रहे हो, तो ये आपका हो जाएगा एक्सप्लिसिट, ये हो जाएगा आपका एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। इम्प्लिसिट में क्या हो जाता है, इम्प्लिसिट में हो जाएगा कि आप जैसे अपने रूम में ही वो काम कर रहे हो, तो उसका तो आप भाड़ा नहीं देते हो, तो वो इम्प्लिसिट में आ जाएगा, जिसका आप पे नहीं करते हो। 309, इफ़ द डिमांड फॉर अ गुड इज इन इलास्टिक। इन इलास्टिक डिमांड है, ठीक है, उसमें आपके पास सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, जिसकी वजह से वो, या कई सारी वजह आती हैं जो जो डिमांड जो है वो हमारा इन इलास्टिक हो जाता है। तो डिमांड इलास्टिक है, माना गया है। एन इंक्रीज इन द प्राइस विल कॉज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंज्यूमर ऑफ द गुड टू। तो बोला गया है कि यदि वस्तु की जो मांग है वो बेलोचदार है, कीमत में वृद्धि से उपभोक्ता के उस वस्तु पर कुल व्यय क्या होगा। तो बढ़ेगा जब इंक्रीजिंग है, तो ये तो सिंपल सी बात है कि जब उसका बढ़ेगा, क्योंकि इसका आप जो है वो स्विच नहीं कर सकते हो, तो बढ़ना बढ़ना ही है, उसको तय है। फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा 309 का। और जब यदि इलास्टिक डिमांड होता, तब अगर वस्तु की मान लीजिए कीमत बढ़ भी जा रही है, तो आप क्या करेंगे, आप उसके स्विच कर लेंगे, या फिर फ़िलहाल के लिए उसको रोक लेंगे, अगर ज़रूरी आपको नहीं आएगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ मेजर्ड कंज्यूमर सरप्लस विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व टेक्निक। यानी कि उदासीनता वक्र की तकनीक की सहायता से उपभोक्ता के अधिशेष को किसने मापा था। तो 355 इसका आंसर हो जाएगा J.R. हिक्स ने नापा था। J.R. हिक्स थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये पूछा है कि मार्शल इजवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा है मार्शल इजवर्थ इंडेक्स नंबर कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम विच ऑफ द फार्मूला। तो ये फार्मूला आपको याद करना पड़ता है, ठीक है, स्टैट में ये फार्मूला आपको आएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपको फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग सेटिस्फाई टाइम रिवर्सल टेस्ट बट नॉट अ फैक्टर रिवर्सल। इसमें से कौन सा ऐसा है जो टाइम रिवर्सल को तो बताता है बट फैक्टर रिवर्स को नहीं बताता है, ठीक है। 332 इसका आंसर हो जाएगा मार्शल इजवर्थ इंडेक्स, जिसका ऊपर में आपने फार्मूला बताया ना, वही जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग फ्रेजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो नेशनल इनकम को जो है वो डिनोट करता है। तो इसमें से क्या हो जाएगा, आपको आप सबको पता है, इसमें हो जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट अ फैक्टर कॉस्ट। तो यही हमारे नेशनल इनकम को जो है वो दर्शाता है, फर्स्ट हो जाएगा। NNPFC भी इसको लिखते हैं, मैं वो आपको लिख के बता देती हूँ ताकि आपके ध्यान में रहे। NNPFC फैक्टर कॉस्ट, ऐसे शॉर्ट में इसको लिखते हैं। 302 इसमें पूछा है कि इसमें भी वही पूछा है कि आपका A सही है कि नहीं, R सही है कि नहीं, और अगर दोनों सही है तो एक्सप्लेन कैसे। तो देखिए, इसमें पहले दोनों आप सेंटेंस पढ़ेंगे, रीजन पढ़ते हैं, ठीक है, फिर देखते हैं कि ये रिलेट हो रहा है कि नहीं, और रीजन जो है वो सही है कि नहीं, फिर आप इसको बताते हैं।
तो इसमें पूछ रहा है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व रिप्रेजेंट फिजिकल अल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज फेस्ड बाय द इकोनॉमी। ठीक है, तो ये सही है। सेकंड रीजन देखते हैं कि रीजन क्या कहता है। रीजन कहता है एज द टोटल प्रोडक्टिव रिसोर्सेज ऑफ द इकोनॉमी आर लिमिटेड द इकोनॉमी हैज़ टू चूज बिटवीन डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एज प्रोडक्टिव रिसोर्सेज कैन बी एम्प्लॉयड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव गुड्स। यानी कि बोल रहा है कि अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन के साधन सीमित हैं, जो आप सबको पता है कि साधन जो है वो सीमित है। अतः अर्थव्यवस्था में वैकल्पिक उपयोग साधनों से विभिन्न उत्पादन संयोग द्वारा वैकल्पिक वस्तुओं का उत्पादन होता है। अल्टरनेटिव यूज आपने सुना होगा। तो यहाँ यही कह रहा है कि जो साधन है वो लिमिटेड है और हम सभी को पता है कि उसका अल्टरनेटिव यूज करके जो है वो अल्टरनेटिव गुड्स बनाए जाते हैं। तो ये रीजन भी सही है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमारे प्रोडक्शन के लिए ही जाना जाता है, तो वो भी सही है। तो ये हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछ रहा है द मोस्ट पॉपुलर डिफिनीशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज गिवन बाय। तो जो धारणीय विकास की सर्वाधिक लोकप्रिय परिभाषा जो है वो किसने दिया है? 320। इस सब को तो आपको एकदम टिप्स पे याद होना चाहिए। ठीक है, इसको दिया है ब्रूटलैंड ने। तो कौन सा हो जाएगा? डी। डी इसका आंसर हो जाएगा। और आप सब कमेंट बॉक्स में लिखिए कि कैसे चल रही है आप सबकी प्रिपरेशन। ठीक है, मुझसे कुछ सहायता मिल पा रहा है कि नहीं। अगर मिल पा रहा है तो प्लीज़ उसके लिए कुछ कमेंट बॉक्स में लिखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइक में तो कुछ मेहनत भी नहीं लगता, आप लोग लाइक बहुत कम करते हैं। अ टर्म फाइनेंशियल 374 अ टर्म फाइनेंशियल लिबरलाइजेशन इज कंसर्न विथ। जो उदारीकरण जो है वो किससे संबंधित है, इसमें पूछा गया है 374 में। ठीक है, तो इसका हो जाएगा फाइनेंशियल लिबरलाइजेशन, यानी कि डी कंट्रोल एंड डी रेगुलेशन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम इन एन इकोनॉमी। यानी कि अर्थव्यवस्था में वित्तीय व्यवस्था का अनियंत्रण और अविनियमन। सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोजिशनल एवरेज। ये पूछ रहा है कि पोजिशनल एवरेज कौन सा होता है। तो ये होता है आपका मीडियन, माध्यिका। आप लोगों ने स्टैट पढ़ा है कि नहीं वो भी बताइए, अगर आप स्टैट पढ़ना चाहते हैं, या करंट में जो भी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे बजट से रिलेटेड, इंडियन इकॉनमी के जो भी क्वेश्चन है रिसेंट में वो सारे पूछे जाएंगे। तो अगर आप लोग की डिमांड रही तो मैं एक वीडियो करंट में जितने इकोनॉमिक्स के हैं ना उसके लिए लेकर आऊँगी। 304 जो है उसमें पूछा है कि द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 फॉर अ डिमांड कर्व विच इज। इसमें पूछ रहा है कि मांग की कीमत लो जो मांग वक्र के लिए 1 के बराबर होती है। जब मांग वक्र क्या होता है? जबकि वो 1 के बराबर होता है। तो बताइए कब होता है? ये होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसी टर्म में वो 1 के बराबर होता है। कैसा होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला? ये हो जाएगा। 341 द वैल्यू ऑफ फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर विल बी हाई अंडर द कंडीशन व्हेन। ये पूछ रहा है कि विदेशी व्यापार गुणक का मूल्य उच्च होगा कब? 341। तो ये हो जाएगा देयर इज इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। जब एक्सपोर्ट में इंक्रीज होगा ना तब हमारा फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर जो है वो हाई जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछ रहा है कि स्टेपलर सॉल्यूशन का जो थ्योरम है उसमें उसकी ये मान्यता है कि जब इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ बाय अ नेशन होता है, मतलब किसी देश के द्वारा जो इम्पोजिशन होता है टैरिफ का, तो उसके कारण क्या होता है जो रियल इनकम ऑफ द नेशन है वो पूछ रहा है कि क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, अबंडेंट होगा या स्कार्स होगा। तो इसका हो जाएगा आपको
स्कार्स फैक्टर टू राइज, सेकेंड आंसर हो जाएगा। 362 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कंप्यूटराइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। इसमें पूछ रहा है कि भारत में सर्वप्रथम कंप्यूटरकृत स्टॉक एक्सचेंज बना कौन सा। 362 का 362 में हो जाएगा आपको कौन सा, फर्स्ट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE। ये सारे क्वेश्चन याद करने वाले हैं, आप 2 बार 3 बार स्पीड ज़्यादा करके क्वेश्चन को देखेंगे ना तो आपको ऑलरेडी याद हो जाएगा। नेक्स्ट है कि द नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द गैप बिटवीन एक्चुअल GDP एंड इट्स ट्रेंड वैल्यू एंड द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड इट्स इक्विलिब्रियम वैल्यू इज कॉल्ड। तो ये किसमें आपको बताया जाता है, ठीक है। ऑकन्स लॉ जो होता है ना, ये ऑकन्स लॉ का नियम है जहाँ बताया गया है कि एक्चुअल GDP और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो उसमें नेगेटिव रिलेशन होता है। ऑकन्स लॉ ये पूछ रहा है, हिंदी में बता देती हूँ कि वास्तविक GDP और उसके प्रवृत्ति मूल्य के बीच अंतराल तथा वास्तविक बेरोजगारी दर और उसके संतुलित मूल्य के बीच में अंतर है, उस दोनों के बीच में ऋणात्मक संबंध क्या कहलाता है। तो वो कौन बताता है, वो ऑकन्स लॉ बताता है। इसके बाद है 339 जिसमें पूछ रहा है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब वही रीजन और असर्शन वाला है। बोल रहा है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन इज डिजायरेबल टू हेल्प वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी इन द कंट्री। ये बोल रहा है देश के समाज के कमजोर वर्ग की सहायता हेतु वित्तीय समावेश अपेक्षित है, ठीक है। तो ये सही है आपको। सेकेंड बोल रहा है कि इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी नीड्स टू बी प्रमोटेड टू फैसिलिटेट एक्सेस टू डेवलपमेंट बेनिफिट टू मैसेज। आम व्यक्ति तक विकास के लाभों को पहुंचाने के लिए निवेश क्रियाओं को बढ़ाने की आवश्यकता है। ये दोनों ही सही है और रीजन भी जो है वो आपका सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। तीन सौ सैंतालीस है जिसमें पूछा गया है कि WTO जो है कि पहली महिला और महिला अफ्रीकी महानिदेशक कौन बनी थी। महिला हो और क्या हो, अफ्रीकन डायरेक्टर हो, तो वो कौन थी 347 में बताइए। ये हो जाएंगी आपकी थर्ड निगोजी ओकोंजो इवेला। नाम तो याद हो जाएगा, बहुत यूनिक है। एंड 358 आता है, उसमें पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन फॉर इनिशिएटिंग द इकोनॉमिक रिफॉर्म इन द कंट्री इन ईयर 1991। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कारण जिसकी वजह से आर्थिक सुधार देश में वर्ष 1991 में नहीं किया गया था। मतलब इसमें से कौन सा है जो कि 1991 में आर्थिक सुधार की वजह नहीं रहा था। तो इसमें हो जाएगा सडन फॉल इन द सेंसेक्स, ये जो है वो सही है। इसका कोई रोल नहीं था क्योंकि जब फॉल होगा तो फिर वो सुधार थोड़ी ना होगा। अब नेक्स्ट है, पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट, लैंड इंक्लूड ऑल फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर, ये सही है आपको। सेकंड है कि लैंड इज फिक्स्ड इन सप्लाई, हाँ लैंड तो फिक्स है। थर्ड है कि वेज आर द प्राइस पेड फॉर द यूज ऑफ लेबर, ये भी सही है। चौथा है कि लेबर इज अ पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसमें पूछ रहा है कि श्रमिक उत्पादन का निष्क्रिय साधन है, जो गलत है, वो एक्टिव होगा, पैसिव नहीं होगा। लेबर जो है वो एक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन इज रिलीवेंट टू विच सेट ऑफ द फॉलोइंग मार्केट फॉर्म्स। उत्पाद विभेदीकरण निम्नलिखित में से किस बाजार अवस्था के लिए उचित है। तो इसमें 324 हो जाएगा, उसका हो जाएगा थर्ड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली और ओलिगोपोसोनी जो है ये जो है वो सही है। बाकी सारे जो हैं वो कॉम्बिनेशन उसमें नहीं मिल रहा है।
थर्ड हो जाएगा आपका। जैसे कि इसमें दिया है फर्स्ट में मोनोपोली सही है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन सही है। इसमें देखिए फर्स्ट गलत है क्योंकि मोनोपोली में डिफरेंशिएटेड गुड के बारे में बात नहीं किया जा रहा है। थर्ड में हो जाएगा आपका सॉरी सेकंड में हो जाएगा परफेक्ट कंपटीशन, वहाँ भी सेम ही प्रोडक्ट होते हैं। फोर्थ में भी परफेक्ट कंपटीशन है, वहाँ होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं, इसीलिए आपका जो है 324 का आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है। 322 इसमें पूछा गया है, असर्शन रीजन है, देयर इज नो इंसेंटिव फॉर अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्रोड्यूसर टू सप्लाई द पब्लिक गुड। ये पूछ रहा है कि सार्वजनिक जो पब्लिक गुड जो होते हैं वहाँ पूर्ति के लिए अधिकतम लाभ उत्पादक के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं है। ये बात जो है वो सही है। ठीक है। सेकंड पूछ रहा है कि इफ़ द प्रोड्यूसर प्रोड्यूस पब्लिक गुड ही विल बी अनेबल टू एक्सक्लूड पीपल फ्रॉम कंज्यूमिंग इट एंड हेंस ही कांट चार्ज अ प्राइस। जो रीजन है वो भी हमारा सही है कि पब्लिक गुड जब हम बनाते हैं तो वहाँ हम किसी को उसके यूज़ के लिए रोक नहीं सकते हैं और ना ही कोई कीमत वसूल सकते हैं। ठीक है। तो ये फोर्थ हो जाएगा, असर्शन रीजन सही है और रीजन भी सही है उसका। अब क्वेश्चन आता है कि उत्पादन और उपभोग में पेरेटो इष्टतम का बिंदु पथ किसके द्वारा दर्शाया गया, यानी कि द लोकस ऑफ पेरेटो ऑप्टिमिलिटी इन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन किसने दिया है, यानी कि किसके द्वारा आपको दर्शाया जाएगा। इसमें ये पूछ रहा है कि कौन सा कर्व जो है उसके द्वारा आपको दर्शाया जाएगा, तो ये दर्शाया जाएगा द यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व। सेकंड। अब पूछ रहा है कि अकॉर्डिंग टू केन्स द एग्रीगेट सप्लाई कर्व ड्यूरिंग डिप्रेशन। केन्स के द्वारा जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व होगा उसका जो है वो शेप कैसा होगा, ये पूछा जा रहा है इसमें। तो ये हो जाएगा आपको हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब समझते हैं आप, ऐसा। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 क्षैतिज। अब क्वेश्चन है, एन इंक्रीज इन कंज्यूमर्स इनकम प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट। कंज्यूमर का इनकम जो है वो बढ़ रहा है लेकिन प्राइस क्या है जो कांस्टेंट है, तो क्या होगा। तो जब प्राइस कांस्टेंट है तो डिमांड बढ़ेगा ना, सिंपल सी बात है। इनकम बढ़ गया तो डिमांड बढ़ेगा, मांग में वृद्धि होगी। अब पूछ रहा है कि नॉन राइवलरी एंड नॉन एक्सक्लूटिव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछ रहा है कि कौन सा जो है वो जिसके यूज करने से भी नहीं मतलब रोक नहीं सकते हैं उसको, नॉन एक्सक्लूडेबल है और नॉन राइवल है। नॉन एक्सक्लूडेबल है और नॉन राइवल है। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको पब्लिक गुड्स, जो किसी के इस्तेमाल करने से घटता भी नहीं है और किसी को इस्तेमाल करने से आप रोक भी नहीं सकते हैं, उसको सार्वजनिक वस्तु कहते हैं। क्वेश्चन है 301, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल। नेक्स्ट है 301, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। इसमें से कौन सा है जो मुख्यतः आधारभूत समस्या है हमारी इकोनॉमी की। ठीक है। तो ये बताइए, इसमें 3 होगा इसका कि रिसोर्सेज जो है वो स्कार्स है यानी कि कम है, लेकिन हमारे वांट्स जो है, हमारी इच्छा जो है वो अनलिमिटेड है। ठीक है। इसी यही मेन प्रॉब्लम है। 371 यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द 5 ईयर प्लान टॉप प्रायोरिटी वाज गिवन टू। 5 ईयर प्लान में जो है वो टॉप प्रायोरिटी किसको दिया गया था। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान की बात हो रही है कि पहले 5 ईयर प्लान में किसको दिया गया था, तो एग्रीकल्चर को दिया गया था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में कृषि विकास पे ध्यान दिया गया था।